Hello, my students. How are you all? Hope you all good. तो आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 28 सितंबर की. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली. ठीक है, ये याद रखेंगे कि कहाँ पे पहली हमारी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस को कहाँ पे लॉन्च किया गया है. न्यू दिल्ली में. अब भाई जस्ट इमेजिन करें, आप जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, फिर आपका दोस्त कहता है भाई ये क्या है. तो भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसे बताएंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल व्हीकल है. तो भाई उसको तो पता नहीं, कुछ नहीं पता ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, तो आप उसको बताते हैं. तो आप बताते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होती हैं वो क्लीन होती हैं, रिलायबल होती हैं और इफ़िशिएंट होती हैं काफ़ी, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी हाई क्वालिटी की पावर्स होती हैं. ठीक है. फिर आप उनको बताते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को ही इसमें ये जो हमारा बस है इसमें हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, जिससे जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इस सिस्टम के अंदर वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से बस चलती है. और यहाँ बाय प्रोडक्ट हमारे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं बल्कि वाटर और हीट ही हैं. तो आपने ये अपने दोस्त को बताया, ठीक है, इतना बता दिया. फिर आप अपने दोस्त को बताते हो कि इतना सब तो ठीक है, बट ये फ्यूल सेल क्या होता है. तो आप उसे बताते हो भाई सुन, फ्यूल सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. अब एडवांटेज आप बताते हो कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों लॉन्च करी, पहली बस में क्या दिक्कत थी, पहले जो चलती थी चल रही हैं उनमें क्या दिक्कत है. तो भाई आप उसे बताते हो कि मैंने तुझे अभी क्या बताया कि बाय प्रोडक्ट क्या है इन फ्यूल सेल्स का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का, वाटर. इसका मतलब इमिशंस नहीं है, ज़ीरो इमिशंस हैं. तो सही नहीं है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट को बचाने वाली है, इन्वायरमेंट को सेव करेंगी, पल्यूट नहीं करेंगी. ठीक है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स. और ये भी था कि ऐसा नहीं है कि इन्हें रीफ्यूल नहीं किया सकता, आप इन्हें रीफ्यूल भी कर सकते हैं, वो भी मिनटों में, जस्ट लाइक योर ट्रेडिशनल व्हीकल्स. ठीक है भाई, दोस्त को तो तरह समझ आ गया, अच्छी बात है. करंटली प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बट बहुत ही एक्सपेंसिव है और अभी भी रिसर्च चल ही रही है कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके. ठीक है. इंडिया की बात करें तो हाइड्रोजन कैन बी अ गेम चेंजर. इंडिया का जो ज़ीरो एमिशन पॉलिसी है, जो टारगेट है 2070 का, उसमें इट कैन बी अ गेम चेंजर. ठीक है. बस यूजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें वाटर डेफिनेटली अभी बताया था बाय प्रोडक्ट है, मेकिंग इट एन इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब तो बस पे भी पत्ती का साइन लग जाएगा, पत्ती का ऐसा सा टैग लगा देंगे, भाई ये तो इको फ्रेंडली बस है. ठीक है, ऐसे सा टैग लगा दें जैसे ग्लासेस पे होता है ग्रीन कलर का. ठीक है. ठीक है, आपने दोस्त को इतना बता दिया. क्या बताया कि जो हमारी हाइड्रोजन बस है हाइड्रोजन को यूज़ करती है और एयर को, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है. और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बस मूव करेगी और वो रिलीज़ क्या करेगी, वाटर. और वाटर क्या आपको लगता है इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करेगा? नहीं भाई, नहीं करेगा. ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया. अब है नेक्स्ट, मूडीज़ रिपोर्ट आई है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स. तो क्या बताया मैंने, मूडीज़ की रिपोर्ट आई है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, आधार और जो वर्ल्ड लाइन है, वर्ल्ड लाइन क्या है, एक क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी है, टोकन वो आधार की तरह ही है. तो ये दोनों जो डिजिटल आईडी सिस्टम है वर्ल्ड में, दे स्टैंड आउट बाय, मतलब क्यों ये इतने जाने जाते. तो उन्होंने कहा कि डिजिटल आईडी जो हमारे आधार और वर्ल्ड लाइन है, ये क्यों इतने जाने जाते हैं, क्योंकि अपने इनोवेशंस की वजह से और इतने ज़्यादा यूज़ की वजह से. ठीक है. लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी एक थ्रेट बताया गया है कि ठीक है ये इतने यूज़ में तो हैं,
बट प्राइवेसी भी एक थ्रेट बताया गया है। प्राइवेसी, सिक्योरिटी, आधार हमारा जो बायोमेट्रिक है उसमें भी काफ़ी हर्डल फेस करता है। वो क्यों? क्योंकि भाई ऑथराइजेशन का बर्डन प्रूव करना होता है, और बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी किन पे रिलाई किया जा सकता है। किसी स्कीम को अगर हमें किसी स्कीम में अपना एनरोल करना है तो बायोमेट्रिक पे ये रिलाई कर ले इन पे। ये तो नहीं कि ये तो भाई ओपन ही नहीं हो रहा, क्यूआर कोड ही ओपन नहीं हो रहा, इन्फॉर्मेशन ही ओपन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि हर्डल्स होते हैं ऑथराइजेशन में। अब एमएसएमई है आपका, एमएसएमई नहीं मनरेगा है। मनरेगा जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है 100 डेज़ का। तो अगर हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अगर वो इसमें एम्प्लॉयमेंट लेते हैं आधार के यूज़ से, तो लेकिन अगर वो ऑथराइजेशन नहीं करा पाते, वो प्रूफ नहीं कर पाते आइडेंटिटी, क्योंकि कोई मे बी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ टेक्निकल इशू हो या कुछ भी हो, तो इज़ इट ओके टू रिलाई ऑन दीज बायोमेट्रिक, आधार बायोमेट्रिक। तो वो चीज़ बताई गई है, क्योंकि ये कह रहे थे कि सिस्टम ऑफन रिजल्ट इन सर्विस डिनायल। अब ऑथराइजेशन प्रूव नहीं होगी, आइडेंटिटी प्रूव नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी, मनरेगा में सर्विस नहीं मिलेगी। ये चीज़ ठीक है। एंड स्पेशली फॉर मैनुअल लेबर्स जो इतनी दूर दूर से आते हैं हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, फिर वो सिचुएशन से डील करते हैं कि भाई हमारा काम तो हुआ ही नहीं, सरकार ने तो हमारा आधार बनाया बट आधार काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, चलो इतना हो गया, ये सिचुएशन है। अब हमारी आधार अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टैब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी under 2016 Aadhaar Act, and it is mandated to assign a 12-digit unique ID number, जो आधार कितने नंबर का होता है? 12 नंबर का, to all the residents of India. It is initially set up by Government of India in 2009 as an attached office under Planning Commission. ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, सिंगल एंटिटी, single entity such as banks, social media platform or government electoral rules. They control and manage a user's identity, credentials and their access to online resources. ये जो सब लोग इसमें बताए गए हैं सब आपकी इस आधार डिटेल्स को मैनेज करते हैं, यूज़ करते हैं उसे। नाउ DDID के बाद है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। DDID की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात हो रही है यहाँ आपकी। तो उसका फ़ायदा ये है कि पर्सनल डेटा आपका वो यूज़र के वॉलेट में सेव हो जाएगा, एंड आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन टेक प्लेस किसी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं, बल्कि डिजिटल लेजर जैसे कि ब्लॉकचेन, क्योंकि वो तो आपके डिजिटल वॉलेट में सेव हो चुकी है। तो ऑथराइजेशन ही डिजिटल लेजर जैसे कि ब्लॉकचेन की हेल्प से होगी। कोई गवर्नमेंट एंटिटी, इलेक्टोरल रोल, कोई सोशल मीडिया, कोई बैंक, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द बैनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स। कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल में 2 बार होती है। 75th एनिवर्सरी थी। दे आर सेलिब्रेटिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दिस बायनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक न्यू दिल्ली में हो रही है। 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1996 में फाउंडेड हुई थी, पाई गई थी, कोई स्पीशी नहीं है, बट इस बेसिकली इट इज़ फाउंडेड इन 1996। एशिया पैसिफिक फोरम कब फाउंड किया था, कब स्टेब्लिश किया था? Now, the National Human Rights Institution that partially comply with the Paris Principles, उन्हें एसोसिएट वाली मेंबरशिप प्रोवाइड कर देते हैं जो पार्शली कंप्लाई करते हैं। ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल याद रखेंगे क्योंकि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से आपके ह्यूमन राइट्स से एसोसिएट करता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी and dignity of individuals. It even uphold the rights which is guaranteed by your Indian constitution या international courts
ठीक है. It is established on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993, and it is established in accordance with the Paris Principle for promoting and protecting the human rights. पेरिस प्रिंसिपल याद रखेंगे. ठीक है. हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके पास सिविल कोड की पावर है विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इट कैन इवन यूज़ द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिकली प्रूफ करने के लिए फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे हुआ है. ठीक है. मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अकरेंस. 1 ईयर. इनके जो फंक्शन है वो रिकमेंडेटरी नेचर के ही हैं. ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने ये एग्जीक्यूट होना ही होना है. रिकमेंडरी नेचर का है. आपने ये कह दिया ठीक है हम इसे कंसिडर करेंगे, हमारी ह्यूमन राइट अथॉरिटी ने कहा है, बट हम इसे एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी. लिमिटेशंस भी है आई तो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकते इनटू एनी मैटर आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ह्यूमन राइट्स वायलेशन. जुरिस्डिक्शन काफ़ी लिमिटेड है. इन केस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बट वो थोड़ी लिमिटेड है. दे इवन लैक्स अथॉरिटी टू एक्ट इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय प्राइवेट पार्टीज़. उसमें ये अथॉरिटी इनके पास नहीं है कि अगर प्राइवेट पार्टीज़ को ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं तो वहाँ पे ये अथॉरिटी नहीं रखते कि ये उस चीज़ को चैलेंज करे. नेक्स्ट है हमारा पॉपुलैरिटी ऑफ हाइब्रिड सीड हैज़ बीन इंक्रीजिंग अमॉन्ग फार्मर्स in India over a decades. Why? Due to their quicker harvesting as compared to the traditional opal pollinated variety seeds. ठीक है. फार्मर्स में हाइब्रिड सीड्स काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं. बहुत टाइम से चला आ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़. ठीक है. अब ज़रा पढ़ते हैं हाइब्रिड सीड्स हमारी हैं क्या. सो दे आर प्रोड्यूस बाय कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. कंट्रोल ये नहीं हर कोई भी हमारा इंसेक्ट आएगा और पॉलिनेट करेगा. सिर्फ कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन है बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेम प्लांट. वेराइटी डिफरेंट है बट प्लांट सेम है. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. एंथर मेल है. ठीक है. एंथर मेल पार्ट होता है ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन एंड they are chosen to enhance the characteristic of resulting plants so that we can have better yield, greater uniformity and disease resistance. क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करते हैं? यील्ड अच्छी हो, भाई यूनिफॉर्मिटी हो, यानी क्रॉप्स फ्लावर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, डिसीज़ रेजिस्टेंस होनी चाहिए, भाई पेस्ट अटैक ना हो. इसलिए हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया जाता है. क्रॉप्स बच जाती हैं, क्रॉप फेलियर नहीं होता, रिसोर्सेज बच जाती हैं और फार्मर्स के पैसे भी वेस्ट नहीं होते. ठीक है. हाइब्रिड सीड्स काफ़ी ईजियर हैं, फास्टर टू ग्रो हैं देन योर हेयरलूम सीड्स. अब ये हेयरलूम सीड्स क्या हैं? हेयरलूम सीड्स हमारी दे कम फ्रॉम ओपन pollinated plants, meaning these basically plants which are pollinated by natural mechanism, wind, insects, birds, rather than controlled cross breeding और hybridization. ठीक है. नेचुरल मैकेनिज्म से होता है इनका पॉलिनेशन. विंड ले लो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कहीं से कुछ भी किसी तरह के ये पॉलन्स आ जाते हैं. कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है. Origin of hybrids can be traced back to the India's Green Revolution in the 1960. ग्रीन रेवोल्यूशन का एडिटोरियल इस पे पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. Farmers sometimes feel forced to buy hybrids due to limited availability. ठीक है. एक तो है कि एडवांटेज क्या है, क्यों ख़रीदते हैं, मतलब क्यों इतना पेनिट्रेशन है हाइब्रिड सीड्स का. लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया कि वो कभी कभी ख़रीदने मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बाकी जो सीड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में जितना होनी चाहिए.
और ये भी है कि हमारे हाइब्रिड सीड्स काफ़ी सेंसिटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड रेन, और यहाँ तक कि इन्हें कंडीशन भी काफ़ी स्पेसिफिक चाहिए होती है, बहुत हॉट या तो बहुत अच्छी बारिश चाहिए। तो इस तरह कोई कंडीशंस होती हैं जो इन हमारे हाइब्रिड सीड्स को चाहिए होती है। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि द फार्मर इन हरियाणा एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन राइस ड्यू टू फिजी वायरस इन्फेक्शन। भाई देखो, अगर इन्फेक्शन हो गया तो ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे यील्ड का, और इससे लॉसेस काफ़ी हो जाते हैं फार्मर्स को। शिफ्ट टूवर्ड हाइब्रिड सीड्स एंड मॉडर्न यूनिफॉर्म वेराइटीज़ लीड्स टू जेनेटिक एरोजन। ठीक है भाई, हमारे पुराने जीन्स हैं वो इरोड होते जा रहे हैं, तो हमारी जो इंडिजीनियस क्रॉप वेराइटीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम नए नए जीन्स में एडिटिंग कर रहे हैं, नई नई क्रॉप लेके आ रहे हैं, तरह तरह के मार्केट में टमाटोज़ मिलते हैं, तरह तरह की अनियंस मिलती हैं, पटेटो मिलते हैं। सी हर सीज़न में हर तरह की वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो ये सब जीन्स में एडिटिंग करने के बाद ही तो मिलता है। ओके, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने कहा है द ग्लोबल डेप्थ रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $, 37 ट्रिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर 2023। डेप्थ की बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कितना? $, 307 ट्रिलियन, वो भी सेकेंड क्वार्टर में 2023 के। ग्लोबल डेप्थ होता क्या है? द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि प्राइवेट बिजनेस और इंडिविजुअल्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है? अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, जो वो नहीं कर पा रही है, टैक्स से रेवेन्यू से इतना नहीं हो पा रहा जो एक्सपेंडिचर उन्हें करना है। ये बिल्डिंग बनवानी है, लाइट्स लगवानी है, ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, तो उनके खर्चे के लिए जो कलेक्शन टैक्स से हो पाता है या बाकी जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उनसे नहीं पूरे हो पाते एक्सपेंडिचर्स। ओके, एडवांस इकोनॉमीज यूएस, यूके, जापान, फ्रांस अकाउंटेड फॉर ओवर 80% ऑफ द राइज इन ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल डेप्थ, जीडीपी बोलती हूँ। सो ये कंट्रीज ज़रा याद रखेंगे, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट बर्डन बाय हाई डेप्थ लेवल्स में डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है भाई, कैसे? अगर इतना ज़्यादा डेप्थ होगा गवर्नमेंट के ऊपर तो फाइनेंशियल मार्केट्स को काफ़ी लॉस होंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इफ़ेक्ट होगी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ऐसी मार्केट में जिसमें सरकार ऑलरेडी इतने डेप्थ से घिरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023, पहली बार एशिया में हो रहा है, जिसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। कॉफ़ी स्वामी द ऑफिशियल मैस्कॉट, ये मैस्कॉट याद रखेंगे, कॉफ़ी स्वामी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1963 विद द सपोर्ट ऑफ यूएन। ठीक है, हमारी कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट 93% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड 63% ऑफ इट्स कंजप्शन। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है that was constituted under the Coffee Act of 1942 under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, और इट फंक्शन फ्रॉम बैंगलोर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी। भाई भगत सिंह, द वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, नॉट द कैरेक्टर बट द फ्रीडम फाइटर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके बाद में नाम बदल के सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ओके, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करी थी, नौजवान भारत सभा, ये याद रखेंगे ना। और क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेना चाहते थे, तो उसके वजह से उन्होंने गलती से पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर की बेसिकली उनको मार दिया था, जिसके वजह से उनको फांसी हो गई थी। और ये भी कहा गया था कि ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस।
ये केस था जिसमें इन्होंने गलती से इन पुलिस ऑफिसर जेपी सौंडर को मार दिया था, सौंडर को। और इस केस को बोला गया था कि एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है जिसमें भगत सिंह ने इनको मारा था। उन्हें बेसिकली फांसी दी गई थी उनके सौंडर के मर्डर केस और बॉम्बिंग प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, मार्च 2023 द मार्टर्स डे इन देयर ऑनर, हम सेलिब्रेट करते हैं भगत सिंह के ऑनर में मार्च 23। उन्होंने लिखा था उनके जो बेसिकली वर्क्स हैं, दैट वाई आई एम एन एथीस्ट, एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कोर्स एंड द जेल नोटबुक and even other writings. Okay, next है the Balsan tortoise, the North America largest and the rarest tortoise species, vulnerable, IUCN याद रखेंगे। नेक्स्ट है द लीडर पीस, जो कि एक मल्टीपल ग्रैंड स्लैम विनर है। लीडर पीस, द लीडर इट इज़ लीडर पीस, द ग्रैंड स्लैम winner is the first Asian man which is nominated for the International Tennis Hall of Fame. Okay, the International Tennis Hall of Fame is a prestigious institution and a museum जिसे टेनिस स्पोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट किया जा चुका है। और कहाँ लोकेटेड है? न्यूपोर्ट रोडी आइलैंड, यूएस में। ठीक है, ये नेम याद रखेंगे फॉर योर बेसिकली पीसीएस एग्जामिनेशन एंड अदर पेट एंड अदर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है द लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, बेसिकली द लायोनेल मेसी। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। इस कौन सा अवार्ड? लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का, जो टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, कज़ान कहाँ पे है? रशिया में, ये कंट्री है। नेक्स्ट है 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस, इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली एट द मेनाक्शो सेंटर। याद रखेंगे, 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड अ 1 year एक्सटेंशन टू दी एम राजेश्वर राव टर्म एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इनका एक्सटेंशन कर दिया है, सर्विंग पीरियड बढ़ा दिया है 1 साल तक। ठीक है, याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप, कैसे? बाय कैंसलिंग द लाइसेंस ऑफ द केपॉल कोऑपरेटिव लिमिटेड, द मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक, ड्यू टू द concerns regarding the bank's inadequate capital. ओके, याद रखेंगे कि आरबीआई ने किसका लाइसेंस कैंसिल किया है? कौन से कोऑपरेटिव बैंक का? द केपॉल कोऑपरेटिव बैंक इन मुंबई। नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ ग्रांटेड इट्स अप्रूवल फॉर द पूनावालिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन विद द इंडसलैंड बैंक टू इशू अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये नेम याद रखेंगे, पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, FinCorps, not Finance Corporation, their collaboration with Indus IND Bank. Okay. Next है the Debashish Pandey is the chairman of Insurance Regulatory Development Authority of India. नाम याद रखेंगे। September 28 is the International Day for Universal Access to Information proclaimed at the UN General Assembly. ठीक है, वर्ल्ड टूरिज़्म डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 सितंबर को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है मारपोल एट 20 आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन। वर्ल्ड रेबीज़ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सितंबर 28, जिसकी थीम है 2023 की ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट, आरोग्य मंथन 2023 किस बारे में है? सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड द डिजिटल 2 years ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। याद रखेंगे। इन्फोसिस एंड द माइक्रोसॉफ्ट दे कोलैबोरेट फॉर द अडॉप्शन ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये नेम याद रखेंगे कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया है फॉर द अडॉप्शन ऑफ generative artificial intelligence. Next, the Indian trio of Mannu Bakar, Isha Singh and Rhythm Sangwan
secured the gold medal in the women 25 meter pistol team event at the Asian Games in Hangzhou, China. ठीक है, इन्होंने इनके नेम्स याद रखेंगे हम. Google, the search engine giant, is commemorating its 25th anniversary with a special doodle. ठीक है, 25th एनिवर्सरी, 25th बर्थडे मतलब 25 साल पूरे कर लिए गूगल ने. ओके, याद रखें. The Film Federation of India has announced that the Malayalam movie 2018 ki That Everyone is a Hero, which is based on Kerala floods, will represent India as its official entry at the Academic Awards or Oscar in the 2024. इसमें एक तो आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो केरला फ्लड्स पे बेस्ड है. इट इज़ एवरीवन इज़ अ हीरो. और दूसरा ये कि बेसिकली हैविंग एन ऑफिशियल एंट्री एट द एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर in 2025. The name of this movie which is getting this. So we are done. Hope you like it. Please let us know. Thank you so much.